हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हमारा लास्ट लेक्चर जो था दैट वाज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पॉइंट जो मैंने मेंशन किया दैट इज़ वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर गोइंग टू कंपेयर, वी आर गोइंग टू रिलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस विद द टेम्परेचर। ठीक, बॉयल्स लॉ को हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उसको स्टेट कैसे करते हैं, तो ज़रा देखें कि वॉल्यूम फॉर गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है तब जब गैस की अमाउंट फिक्स हो, गैस का जो प्रेशर है वो भी फिक्स हो, ठीक है, यानी नंबर ऑफ मोल्स यानी अमाउंट ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट, गैस का प्रेशर भी कांस्टेंट, तो फिर किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है इसका मतलब है द टेम्परेचर दैट इज टेकन इन द केल्विन स्केल, यानी टेम्परेचर इन केल्विन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अगर आप टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में लेंगे तो फिर ऐसी सूरत में वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप नहीं आएगा। उसका एक सिंपल मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर मैं टेम्परेचर को कुछ इस तरह से मैनेज करूं कि उसका जो वॉल्यूम है वो डबल हो जाए, तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम को डबल करेंगे तो फिर टेम्परेचर को भी डबल करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है सेल्सियस में लेते हुए 0 को हम डबल नहीं कर सकते, क्योंकि 0 डबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि चार्ल्स क्या कहता है, वो कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है द टेम्परेचर विच इज टेकन इन केल्विन स्केल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब जो मैथमेटिकल फॉर्म है इस स्टेटमेंट का वो यूं है कि भाई वॉल्यूम जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तब जब आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हैं और प्रेशर जो है ये दोनों फैक्टर क्या हैं, कांस्टेंट है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो वी कैन राइट लाइक V इक्वल्स टू KT, यहाँ पर K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और फिर पूरी इक्वेशन को कांस्टेंट के इक्वल लिखें तो फिर आप जानते हैं कि K विल बी इक्वल टू V अपॉन T। तो K जो कांस्टेंट है जो कि V अपॉन T है, तो V अपॉन T एक रेशो है जो कि वॉल्यूम का और टेम्परेचर का। अब क्योंकि रेशो K के इक्वल है और K कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं, आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम टू टेम्परेचर रेशो इज कांस्टेंट। वॉल्यूम टू टेम्परेचर जो रेशो है वो क्या होता है, कांस्टेंट। इसके पीछे एक सिंपल सी स्टोरी है, वो क्या है जरा ध्यान से सुनो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, जब दोनों फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों तो ऐसी सूरत में उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसकी सिंपल वजह यह है कि जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस हिसाब से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो इस वजह से रेशियो जो होगा V to T का दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक, वेल, तो क्योंकि हम जानते हैं कि रेशियो कांस्टेंट है तो चाहे वो रेशियो इनिशियल हो लाइकवाइज V1 अपॉन T1, चाहे रेशियो फाइनल हो, ठीक है, वो तो K के इक्वल होगा। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो इसी फॉर्मूले को लेकर हम चार्ल्स लॉ से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल पे बात करेंगे। तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ल्स लॉ में जो वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है उसको ग्राफ के थ्रू कैसे सीखें। तो मैंने यहाँ पर एक रफ स्केच डायग्राम बना लिया रिगार्डिंग टू द ग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक है वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं कि और वॉल्यूम सपोज हमने लिया डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, और एक हमने लिया एक्स एक्सिस पे हमने लिया है टेम्परेचर फिलहाल हमने लिया है सेल्सियस स्केल में। आप देख सकते हैं टेम्परेचर मैंने जिस स्केल में लिया है वो कौन सी है, सेल्सियस स्केल। यूँ फर्ज कर लेते हैं कि टेम्परेचर जो केल्विन स्केल में होता है वो अभी हमें पता भी नहीं है, ठीक है, अभी केल्विन समझो कि जनरेट ही नहीं हुआ है, केल्विन पे हम बाद में बात करेंगे। वेल, तो अब एक बात और भी सुने कि ये जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव में है और एक्स एक्सिस का ये पोर्शन जो है या ये कोऑर्डिनेट जो ये नेगेटिव में है, यानी टेम्परेचर इस पॉइंट से इस तरफ आएगा तो वो प्लस में रहेगा और टेम्परेचर यहाँ से आगे जाएगा तो वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर हमने सेल्सियस में लिया है तो सेल्सियस का टेम्परेचर पॉजिटिव में भी ले सकते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, जो भी पॉसिबल हो। हमें क्या करना है कि टेम्परेचर को इस वॉल्यूम के साथ रिलेट करना है। तो देखना है कि वाकई चार्ल्स सही कहता है कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन चार्ल्स ने यह भी तो कहा कि नंबर ऑफ मोल्स और प्रेशर दोनों क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। तो चलो हमने अमाउंट ऑफ गैस को स्टैंडर्ड ले लिया 1 मोल,
और गैस का जो प्रेशर है वो भी हमने स्टैंडर्ड ले लिया 1 atm। तो 1 atm प्रेशर पे 1 मोल गैस 1 atm प्रेशर पे अगर हो और उसका टेम्परेचर सपोज टू बी इस जगह पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो आप समझ गए होंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 1 atm मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस कितना वॉल्यूम लेती है? 1 मोल गैस लेती है द वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब। टेम्परेचर भले 0 डिग्री सेल्सियस है पर वॉल्यूम 0 नहीं है। वॉल्यूम कितना होगा 1 मोल गैस के लिए? 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो ये वैल्यू जो है वो वैल्यू इस जगह पे सपोज टू बी ये वो जगह है जहाँ पर वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। हमने देखा कि जब टेम्परेचर सेल्सियस का 0 है तो वॉल्यूम जो है वो 0 नहीं है। तो इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है? इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में होंगे तो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। प्रोपोर्शनल होते तो फिर टेम्परेचर 0 होता, तो फिर आप जानते हैं कि वॉल्यूम भी क्या होता? 0 होता। टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर 0 नहीं है, तो टेम्परेचर सेल्सियस में और वॉल्यूम आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक, वेल तो चलो भाई अब आगे क्या करें। आगे सपोज मैं आपसे ये कहूँ कि टेम्परेचर 0 था, अब मैं टेम्परेचर को उसको ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा तो आप जानते हैं कि वॉल्यूम जो है उसकी लाइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएगी, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। नो डाउट टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब टेम्परेचर 0 था तब वॉल्यूम 0 नहीं था, तभी हम कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर सेल्सियस का आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक, नंबर 1, अगर हम इस वॉल्यूम की लाइन को, ये जो वॉल्यूम की लाइन जो कि यहाँ पर 22.4 पे है, अगर इस वॉल्यूम की लाइन को आगे एक्स्ट्रापोलेट करें, अगर इसको आगे एक्सटेंड करें और ये वॉल्यूम की लाइन आगे चलती जाए और जाके एक्स एक्सिस को टच करे सपोज इस जगह पे, तो आप समझ गए होंगे कि वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता गया। अल्टीमेटली जब वॉल्यूम की लाइन ने एक्स एक्सिस को टच किया तो यहाँ पर सपोज टू बी, नॉट इन रियल बट सपोज टू बी, किसी भी गैस का वॉल्यूम सब वो हो गया है 0 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की लाइन ने एक्स एक्सिस को टच किया तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया? 0। नो डाउट यहाँ पर वॉल्यूम तो 0 हुआ है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि अब टेम्परेचर जो है वो 0 से कम हो गया होगा। तो आप बताएं कि टेम्परेचर जो है वो इस जगह पे प्लस में रहेगा या माइनस में? डेफिनेटली माइनस में। टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव में चली गई है। ठीक, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब वॉल्यूम 0 डेसीमीटर क्यूब सपोज हो जाता है तो उस जगह पे जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको राउंड अबाउट हम सिर्फ -273 ही लिखते हैं। तो एक बार फिर एक नई बात आ गई। पहले क्या था? पहले जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में था, यानी जब टेम्परेचर 0 था तब वॉल्यूम 0 नहीं था। अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि जब वॉल्यूम 0 है तो टेम्परेचर 0 नहीं है। ये बात अब कतई साबित हो गई कि टेम्परेचर जो है अगर सेल्सियस में लिया गया तो वो वॉल्यूम के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू द केल्विन। तो जितनी डिग्रीज वॉल्यूम को 0 करने के लिए माइनस में गई हैं, उतनी ही डिग्रीज सेल्सियस में अगर ऐड कर दी जाएं, तो हमारे पास टेम्परेचर को, तो जितनी डिग्रीज जो हैं वो सेल्सियस की जो हैं वो माइनस में गई हैं, उतनी डिग्री अगर सेल्सियस में ऐड कर दी जाएं तो फिर हमारे पास टेम्परेचर को समझाने का एक नया तरीका है, एंड दिस इज कॉल्ड केल्विन। व्हाट वी कॉल दिस वन? केल्विन। अब हम अगर सेल्सियस की वैल्यू को, जो कि यहाँ पर माइनस की 273, अगर वो लिख दें और फार्मूले का 273 ऐड कर दें, तो आप जानते हैं कि प्लस का 273 माइनस का 273 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर केल्विन जो है उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आई है? 0। तो अब हमने देखा कि जब वॉल्यूम 0 था, वॉल्यूम 0 डेसीमीटर क्यूब था, तो वहाँ पर टेम्परेचर 0 है, लेकिन वो टेम्परेचर केल्विन स्केल में 0 है। तभी हम कहते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब का और केल्विन जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तभी स्टेटमेंट जो है चार्ल्स लॉ की वो कहती है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जो कि कौन से स्केल में लिया गया है? केल्विन में। तो आई थिंक ये सारी बातें अब आपकी क्लियर होंगी। अब हम ज़रा इस 0 केल्विन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी डिटेल पे जाएंगे कि 0 केल्विन क्या है, इस टेम्परेचर पे क्या सिचुएशंस होती हैं, उसकी रिलेटेड डेटा क्या है। तो ज़रा देखें,
0 केल्विन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि नंबर 1, 0 केल्विन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। 0 केल्विन को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट जीरो, नंबर 1। नंबर 2, इट इज लीस्ट पॉसिबल, इट इज द लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ये लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है दैट कैन बी अचीव्ड, only theoretically, that can be achieved only theoretically. Now why? Because 0 केल्विन इस वजह से प्रैक्टिकली अचीव नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो पॉसिबल ही नहीं है कि उसको हम जीरो कर सकें। अगर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो कर सकते तो शायद हम टेम्परेचर भी -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तक पहुंच जाते। पर हम जानते हैं कि थियोरिटिकली ये हम इमेजिन कर सकते हैं कि भाई सपोज अगर किसी गैस का वॉल्यूम जीरो होता तो वो सिर्फ तभी मुमकिन होता जब टेम्परेचर 0 केल्विन होता। पर 0 केल्विन इज नॉट प्रैक्टिकली अचीवेबल टेम्परेचर, इट्स जस्ट अ थियोरिटिकल टेम्परेचर। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, एट दिस टेम्परेचर all molecular motions will stop। ठीक है, ये वो टेम्परेचर है जहां पर सभी जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएंगी, क्योंकि यहां पर जब टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया है तो मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाएंगी। इस बात को समझने के लिए हम केल्विन को काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कर सकते हैं। आपने एक पॉइंट पढ़ी होगी, जैसे कि मैं एक पॉइंट यहाँ पर शो करूँ आपको। आपने पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस मॉलिक्यूल की या किसी भी चीज़ की, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 केल्विन हो गया है। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई होगी? 0 हो गई होगी। जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मॉलिक्यूलर मोशंस क्या होंगी? स्टॉप हो जाएंगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि 0 केल्विन, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या हो जाएगी? वो भी 0 हो जाएगी। जब 0 केल्विन है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूलर मोशन जो है पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन याद रखें कि बिफोर 0 केल्विन all gases condense to liquid, यानी 0 केल्विन तक पहुंचने से पहले ही दुनिया में जितनी भी रियल गैसेस हैं दे ऑल कंडेंस टू लिक्विड, वो सब की सब कंडेंस हो जाती हैं और लिक्विड हो जाती हैं। इसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम डिफरेंट गैसेस का टेम्परेचर हम कम करते जाते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी के ड्रॉप होने से मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप होने लगती हैं। मॉलिक्यूलर मोशन के स्लो होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के क्लोज होते हैं। जब क्लोज होते हैं तो ऐसी सूरत में अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है तो स्टेट भी चेंज होती है, गैस टर्न हो जाती है किसमें? लिक्विड में। गैस किस में टर्न हो जाती है? लिक्विड में। तो ये सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि एब्सोल्यूट जीरो क्या है, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सारी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाती हैं, ये बात क्या है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने ये भी सीखा कि ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, क्योंकि 0 केल्विन पे काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी 0 हो जाएगी। और ये बात कतई याद रखनी है कि 0 केल्विन तक पहुँचने से पहले ही, 0 केल्विन तक पहुँचने से पहले ही दुनिया की जितनी भी गैसेस हैं वो सारी की सारी गैसेस जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? लिक्विफाई हो जाती हैं। तो अभी हमने चार्ल्स लॉ का एक हिस्सा पढ़ा, चार्ल्स लॉ की एक ही डेफिनेशन को हमने डिटेल में लिया है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम चार्ल्स लॉ की सेकंड स्टेटमेंट पे जाएंगे और उसी के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।